नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, शिक्षक भर्ती 2022 के लिए मनोविज्ञान का पेपर नंबर 62 लेकर आया हूं। बहुत ही शानदार, जानदार, क्वालिटी बेस्ट क्वेश्चन यहां पर आपको साइकोलॉजी के मिलने वाले हैं। तो टोटल 30 प्रश्न हैं। पूरे ही 30 प्रश्नों को देख करके जाना साथियों। जिस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उसी लेवल से, उसी लैंग्वेज में, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर 30 प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखेंगे आपके प्रश्न संख्या 1। अभिप्रेरणा चक्र का अंतिम चरण कौन सा है? आवश्यकता है, परिणोद है, प्रोत्साहन है और विचार है। तो देखो यहाँ पर अभिप्रेरणा चक्र का अंतिम चरण आपसे पूछा जा रहा है। साथियों, पहले प्रश्न में आपके जो सही उत्तर होगा, देखो अभिप्रेरणा चक्र के जो चरण होते हैं वो 3 होते हैं। सबसे पहला जो चरण होता है वो आपके आवश्यकता होती है। दूसरा जो चरण आता है वो आपके परिणोद या अंतर्नोद आता है। और तीसरा जो चरण आता है वो प्रोत्साहन या लक्ष्य, प्रोत्साहन या इसको लक्ष्य भी कहा जाता है साथियों। तो विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न संख्या 1 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों एग्जाम के लिए। तो चलिए दूसरा प्रश्न देखेंगे। पहले प्रश्न में थर्ड विकल्प प्रोत्साहन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच के संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है? विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित नहीं होते हैं। अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है और अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है। तो यहाँ पर आपको जो अधिगम और विकास के बीच में सही प्रकार से संबंध सूचित कर रहा है उसका आपको चयन करना है प्रश्न नंबर 2 में। तो साथ दूसरे प्रश्न को अगर हम देखें तो दूसरा विकल्प पूर्णतः गलत है कि विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है, क्योंकि विकास और अधिगम संबंधित होते हैं। तीसरा विकल्प भी गलत है क्योंकि अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है। जी नहीं, विकास और अधिगम साथियों, अगर विकास ही नहीं होगा तो अधिगम होने में भी कठिनाई आएगी। विकल्प पहला या चौथा, तो सही आंसर है आपके विकल्प नंबर 1। विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और एक दूसरे से संबंधित होते हैं। कौन कौन? विकास और अधिगम। तो विकल्प 1 दूसरे प्रश्न में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे। परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं, प्राथमिक एजेंसियां हैं, मध्य एजेंसियां हैं या द्वितीयक एजेंसियां हैं। तो साथियों, जो परिवार एवं पास पड़ोस है ये बच्चों के सामाजिकरण की द्वितीयक नहीं, ना ही मध्य, बल्कि ये प्राथमिक एजेंसियां होती है। बालक के सामाजिकरण की शुरुआत यहीं से होती है। कहाँ से? परिवार एवं पास पड़ोस से। तो सेकंड विकल्प आपके थर्ड प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर साथियों प्रश्न नंबर 4 है, बालक के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन का आपको प्रश्न संख्या 4 में चुनाव करना है। तो पहला विकल्प है, विकास की गति बालक और बालिकाओं में एक समान होती है। दूसरा है, विकास में वंशानुक्रम व वातावरण की भूमिका होती है। तीसरा है, विकास केवल आनुवंशिकी का परिणाम है। और चौथा है, विकास सतत प्रक्रिया नहीं है। तो देखो यहाँ पर चौथा विकल्प तो पूर्णतः असत्य है। आपको क्या देखना है? सत्य देखना है, क्योंकि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है साथियों। यह मृत्यु तक चलती है, गर्भावस्था से लेकर के। यह केवल आनुवंशिकी का ही परिणाम नहीं है, बल्कि वातावरण का भी इसमें योगदान होता है। तो ये भी गलत हो गया। आपके दूसरा विकल्प इसका सही आंसर है, विकास में वंशानुक्रम व वातावरण की भूमिका होती है। बिल्कुल सत्य कथन है साथियों ये। तो आपके चौथे प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है, क्योंकि ये क्या है? एक सत्य कथन। पहला विकल्प इसलिए सत्य नहीं है क्योंकि ये कह रहा है कि विकास की गति बालक और बालिकाओं में कैसी होती है? समान। तो समान नहीं होती है साथियों, क्योंकि बालक का विकास शुरुआत में तीव्र गति से विकसित होता है, फिर उसमें मंद गति आ जाती है, फिर बालिकाएं जो होती है मतलब अलग अलग गति होती है बालक और बालिकाओं में विकास की। तो ये भी आपके असत्य है। सेकंड विकल्प आपके चौथे प्रश्न में सही है। नेक्स्ट 5वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 5 पे आ चुके हैं।
गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? 16 से 19 वर्ष नैतिकता, 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, 8 से 10 वर्ष सामाजिकरण और 16 से 19 वर्ष संज्ञानात्मकता। तो पांचवें प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? देखो साथियों, यहाँ पर एक शब्द दे रखा है गिरोह की अवस्था। तो गिरोह की अवस्था यहाँ पर 16 से 19 वर्ष में नहीं आती, ये तो किशोर अवस्था हो गई। 3 से 6 वर्ष भी गिरोह की अवस्था नहीं है। वापस 16 से 19 वर्ष संज्ञानात्मकता, ये किशोर अवस्था ये भी नहीं है, बल्कि गिरोह की अवस्था 8 से 10 वर्ष जो है साथियों, इसको कहा जाता है और इसी में साथियों सामाजिकरण होता है। तो तीसरा विकल्प आपके पांचवें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। पांचवें में थर्ड विकल्प सही रहेगा। छठा प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 6 क्या पूछ रहा है? तो रिक्त स्थान है जिसकी पूर्ति करना है, वह है जो अधिक खुला, मिलनसार, उद्यमशील, हंसमुख और काफ़ी आत्मविश्वास वाला है। तो वह अंतर्मुखी है, वह अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी है, वह बहिर्मुखी है और वह उभयमुखी है। तो खाली स्थान में इनमें से कौन सा विकल्प भराई में आएगा? देखो, जो अधिक खुला हो, मिलनसार हो, दूसरों से घुलने मिलने वाला हो, उद्यमशील हो, हंसमुख हो, ठीक है, हंसना उसकी आदत है, काफ़ी आत्मविश्वास भरा हो। तो साथियों ये चीज़ें अंतर्मुखी की विशेषता नहीं है, बल्कि ये चीज़ें बहिर्मुखी जो व्यक्ति है उसकी विशेषताओं के अंतर्गत आती है। तो प्रश्न संख्या 6 में आपके बहिर्मुखी तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, तीसरा विकल्प सही है साथियों। इसमें सातवां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 7 है, कौन सा क्रेशमर के शरीर प्रकार का वर्गीकरण नहीं है? पिकनिक, एथलेटिक और कोलेरिक और एस्थेनिक। तो इनमें से जो क्रेशमर के द्वारा शरीर प्रकार का जो वर्गीकरण नहीं दिया है साथियों, उसको बताना है आपको। तो देखो, प्रश्न संख्या 7 में जो सही आंसर है, क्रेशमर ने पिकनिक प्रकार का व्यक्तित्व बताया है, एथलेटिक व्यक्तित्व बताया है, एस्थेनिक व्यक्तित्व बताया है, लेकिन कोलेरिक जैसा कोई व्यक्ति इन्होंने नहीं बताया व्यक्तित्व। तो तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा, क्योंकि ये क्रेशमर के वर्गीकरण में नहीं आता है। नेक्स्ट 8वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो आपके प्रश्न संख्या 8, निम्न में से कौन सी बुद्धि गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत को प्रदर्शित नहीं करती है? शारीरिक गत्यात्मकता बुद्धि, सांस्कृतिक बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि और भाषाई बुद्धि। देखो, हार्वर्ड गार्डनर ने एक सिद्धांत दिया था, बहुबुद्धि का सिद्धांत साथियों। तो अपने बहुबुद्धि के सिद्धांत में इन्होंने बुद्धि के अनेक प्रकार बताए हैं, जिसमें भाषाई बुद्धि भी बताई है, संगीतज्ञ या संगीतात्मक बुद्धि भी बताई है, शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि भी बताई है, लेकिन सांस्कृतिक बुद्धि का उल्लेख इन्होंने नहीं किया है। तो 8वें प्रश्न में आपके प्रश्न संख्या 8 में दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट 9वें प्रश्न को देख लेते हैं। तो चलिए 9वां प्रश्न देखेंगे। बुद्धि परीक्षणों का उपयोग किया जाता है, सामान्य अधिगम तत्परता मापन के लिए किया जाता है, मानसिक स्वास्थ्य पहचानने के लिए किया जाता है, शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन के लिए किया जाता है, और इनमें से सभी। तो 9वें प्रश्न में राइट आंसर बताओ, कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? साथियों, जो बुद्धि परीक्षण होते हैं, तो बुद्धि परीक्षण जो लिए जाते हैं साथियों, इससे सामान्य अधिगम तत्परता मापन भी किया जाता है, मानसिक स्वास्थ्य भी पहचान सकते हो आप इनसे, शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन बुद्धि परीक्षणों से जो नतीजा निकलता है उसके आधार पर दे सकते हो। अर्थात इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है, ये सभी सही रहेगा। बुद्धि परीक्षणों का उपयोग इनमें से आप किसी भी रूप में कर सकते हो, ठीक है। तो चौथा विकल्प 9वें प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट ये प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 10 है, पिछड़े बालकों की शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है? गार्डन ने, शोनेल ने, बर्टन हॉल ने और सिरिल बर्ट ने। तो देखो, पिछड़े बालकों की शैक्षिक लब्धि की अवधारणा पूछ रहा है साथियों। प्रश्न संख्या 10 में जो सही उत्तर है, सिरिल बर्ट के द्वारा, किसके द्वारा? सिरिल बर्ट के द्वारा ही पिछड़े बालकों की शैक्षिक लब्धि की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। और चौथा विकल्प सही है। सिरिल बर्ट का ये भी मानना है कि जो पिछड़े बालक होती है, इनकी IQ कितनी होती है? 85 से कम होती है साथियों। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 10 में सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। चलिए 11वां प्रश्न देख लेते हैं।
निम्न में से कौन सी व्यवहारिक विशेषता या गुण व्यक्ति के अभिप्रेरित कारक व्यवहार से संबंधित नहीं है? ऊर्जित, निर्दिष्ट, पृथक और सतत। तो 11वें प्रश्न को थोड़ा समझने की कोशिश करना, आंसर अपने आप निकल जाएगा साथियों। यहाँ पर 11वें प्रश्न में जो सही उत्तर है, एक बार आप प्रश्न को दोबारा पढ़ सकते हो और फिर सही उत्तर का चयन करना। तो राइट आंसर देख लेते हैं। आपके 11वें प्रश्न में जो सही उत्तर है वो है विकल्प नंबर 3, पृथक। कैसे है? क्योंकि यहाँ पर गुण पूछा है साथियों जो अभिप्रेरित व्यवहार से संबंधित नहीं है। तो व्यक्ति यदि अभिप्रेरित है तो वो सतत रूप से कार्य करता है, निर्दिष्ट रहता है और ऊर्जावान बना रहता है, पृथक नहीं होता है वो। तो अतः 11वें प्रश्न में आपके तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। चलिए 12वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 12, गेने द्वारा प्रतिपादित अधिगम का पदानुक्रमिक उच्चतम स्तर है? समस्या समाधान अधिगम, सिद्धांत अधिगम, संप्रत्ति अधिगम और कौशल अधिगम। तो रॉबर्ट एम गेने ने जो सीखने के प्रकार बताए हैं साथियों, उनकी टोटल संख्या कितनी है? 8 है साथियों। इन्होंने सीखने के टोटल 8 प्रकार बताए हैं, जिसमें जो सबसे निम्नतम स्तर बताया है वो संकेत अधिगम बताया है और जो सबसे उच्चतम स्तर बताया है वो समस्या समाधान अधिगम बताया है। तो विकल्प आपके एक सही है, क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है सबसे उच्चतम स्तर, तो समस्या समाधान अधिगम ही सबसे उच्चतम स्तर है। विकल्प एक आपके 12वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 13वां प्रश्न देख लेते हैं। अधिगम है, क्या है अधिगम? जो कुछ भी हम जानते हैं वह सब अधिगम है। व्यवहार, ज्ञान और कौशल पर तुलनात्मक स्थायी प्रभाव अधिगम है। प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन और मापन योग्य है और विशिष्ट आयु स्तर तक सीमित है। तो बताओ प्रश्न नंबर 13 में कौन सा विकल्प आपका सही है? देखो, अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे विकास जीवन पर्यंत चलता है ना, उसी प्रकार अधिगम भी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो यह विशिष्ट आयु तक नहीं चलती है साथियों, ये गलत है। आप प्रत्यक्ष रूप से इसका मापन नहीं कर सकते हो अधिगम का। जो कुछ हम जानते हैं वह अधिगम है, या व्यवहार, ज्ञान और कौशल पर तुलनात्मक स्थायी प्रभाव अधिगम है। तो पहला या दूसरा? साथियों दूसरा विकल्प सबसे बेस्ट है। व्यवहार, ज्ञान और कौशल पर तुलनात्मक रूप से जो स्थायी प्रभाव होता है उसको ही अधिगम कहा जाएगा। 13वें प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 14वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 14, ऋणात्मक सीखने का स्थानांतरण कहलाता है? कुछ न सीखना, सीखने में बाधा, बाएं हाथ से सीखना और कौशल सीखना। तो देखो 14वें प्रश्न में जो सही आंसर है, यहाँ पर ऋणात्मक सीखने का स्थानांतरण पूछा जा रहा है साथियों। कुछ न सीखना ऋणात्मक स्थानांतरण नहीं है, बाएं हाथ से सीखना भी ऋणात्मक स्थानांतरण नहीं है, बल्कि सीखने में जब बाधा उत्पन्न हो जाती है अधिगम स्थानांतरण के कारण, अधिगम अंतरण के कारण, तो साथियों उसको ही ऋणात्मक स्थानांतरण या ऋणात्मक अंतरण कहते हैं। विकल्प 2 आपके प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर होगा साथियों। चलिए 15वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आपके प्रश्न संख्या 15 को देखेंगे। बिल्कुल यहाँ पर लगातार आपके ये टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। रेगुलर आपको 3-3, 4-4 टेस्ट रोजाना देखने को मिल रहे हैं साथियों। तो इसका पूरा यूज कीजिएगा और एग्जाम में इसका फायदा उठाओ साथियों। 15वां प्रश्न देख लेते हैं। जिन क्रियाओं को सीखने के पश्चात संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है, यह कहलाता है कल्पना का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और सापेक्षिता का नियम। देखो आप सभी को सूचित वापस कर रहा हूँ, पिछले टेस्ट में भी मैंने सूचित किया था कि 5 जून को आपके रीट पात्रता परीक्षा का मेगा टेस्ट आयोजित किया जा रहा है, जो कि पूर्णतः जो आपके पैटर्न है, जिस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उसी पर आधारित रहेगा साथियों। तो 5 जून को जरूर आइएगा मेगा टेस्ट देने, ताकि ये पता चले कि आप 150 में से कितने प्रश्न सही कर पाते हो। तो 15वें प्रश्न में राइट आंसर देखते हैं। जिन क्रियाओं को सीखने के पश्चात हमें क्या मिल रही है साथियों? संतुष्टि। तो उसको कल्पना का नियम तो नहीं कहेंगे, तत्परता या तैयारी का नियम कहता है कि सीखने के लिए आंतरिक रूप से व्यक्ति तत्पर या तैयार होना चाहिए।
तो आपके चौथा या दूसरा तो राइट आंसर है। प्रभाव का नियम जो है ये कहता है कि जिन क्रियाओं को सीखने पर हमें संतुष्टि मिलती है उन क्रियाओं को हम सीख लेते हैं, और जिन क्रियाओं को सीखने पर संतुष्टि नहीं मिलती है उनको हम दोबारा नहीं सीखने का प्रयास करते हैं। तो सेकंड विकल्प आपके प्रश्न 15 में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने से रोकना चाहिए, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर नहीं देनी चाहिए नेगेटिव है, रोकना चाहिए नेगेटिव है, हतोत्साहित करना चाहिए नेगेटिव है। बल्कि साथियों बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित या प्रेरित करना चाहिए, जिससे वो छात्र जो है सक्रिय रहकर ज्ञान का अर्जन कर सके। तो 16वें प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प सही है, उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए कक्षा में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 को देख लेते हैं। तो आपके 17वां प्रश्न, पावलोव के प्रयोग में CS है, भोजन है, घंटी है, लार है और कुत्ता है। साथियों पावलोव ने अपने प्राचीन अनुबंधन के सिद्धांत में CS बताया है और CR भी बताया है, UCS भी बताया है और UCR भी बताया है। तो CR का मतलब क्या होता है और CS का मतलब क्या होता है, UCS और UCR क्या होता है। देखो अनकंडीशनल स्टिमुलस जो है उसको UCS कहते हैं, जो अनानुबंधित उद्दीपक जैसे कि भोजन, भोजन क्या है UCS है, और CS मतलब कंडीशनल स्टिमुलस अनुबंधित उद्दीपक जो कि क्या है साथियों घंटी है साथियों। तो अनुबंधित उद्दीपक इसमें क्या है घंटी है, मतलब CS क्या है घंटी है। तो 17वें प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं साथियों। 18वां प्रश्न देखेंगे, निगमन प्रणाली का तात्पर्य है पहले उदाहरण देना फिर उसका निष्कर्ष जानना, अनेक उदाहरण प्रस्तुत करना, कई नियमों को एक साथ प्रस्तुत करना और पहले नियम बताना फिर उसकी व्याख्या करना। तो प्रश्न नंबर 18 में निगमन प्रणाली का आपको अर्थ बताना है, आपसे अर्थ पूछा गया है। साथियों दिए गए विकल्पों में से निगमन प्रणाली का जो अर्थ निकलता है इसमें पहले उदाहरण नहीं दिए जाते हैं साथियों। पहले उदाहरण देने का कार्य आगमन प्रणाली में किया जाता है। किसमें किया जाता है, आगमन प्रणाली में। निगमन प्रणाली में तो पहले नियम बता दिए जाते हैं और फिर उसकी व्याख्या की जाती है। तो विकल्प नंबर आपका जो 4 है प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 19वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 19, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना और व्यावहारिक जीवन के लिए छात्रों को तैयार करना। तो बताओ इनमें से शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए साथियों। देखो शिक्षा का उद्देश्य परीक्षा के लिए तैयार करना तो नहीं होना चाहिए साथियों, पहला दूसरा या चौथा विकल्प। तो प्रश्न संख्या 19 का सही आंसर देख लेते हैं। आपके जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प है साथियों, व्यावहारिक जीवन जीने के लिए छात्रों को तैयार करना शिक्षा के उद्देश्यों में सम्मिलित होता है। एक तरह से सर्वांगीण विकास करना, क्योंकि व्यावहारिक जीवन ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है साथियों। तो विकल्प 4 आपके 19वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 को देख लेते हैं। आपके 20वां प्रश्न है, शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है, व्यक्तिगत भेद को, अभिभावक की पृष्ठभूमि को, विद्यार्थियों का मानसिक स्तर और विषय की विशिष्ट प्रकृति। तो जो आपको लगता है कि भाई 20वें प्रश्न में यह आंसर सही है, उसका चुनाव एक बार आप कर लीजिए, उसके बाद में इसका सही आंसर और इसकी सही व्याख्या करेंगे। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, शिक्षण विधि का चयन कर रहे हैं, उसके समय आप किस बात को ध्यान में नहीं रखोगे। तो विषय की प्रकृति को तो याद रखना जरूरी है, जिस शिक्षण विधि से आप पढ़ा रहे हो तो विषय की प्रकृति के अनुसार होना चाहिए। व्यक्तिगत भेद, व्यक्तिगत विभिन्नता का भी आपको ध्यान रखना आवश्यक है। विद्यार्थियों का मानसिक स्तर कितना है ये भी ध्यान रखने की अत्यंत आवश्यक है साथियों। अब दूसरा ही विकल्प बचा है, अभिभावक की पृष्ठभूमि। ये सबसे कम इम्पोर्टेंट है दिए गए विकल्पों में से।
इसलिए सेकंड विकल्प आपके 20वें प्रश्न में सही है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 को देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 21, अंतर्दृष्टि अधिगम किसके द्वारा खोजा गया? CL हल के द्वारा, BF स्किनर के द्वारा, पावलोव के द्वारा और कोहलर के द्वारा। साथियों, हल के द्वारा अधिगम का विधिक सिद्धांत खोजा गया, स्किनर के द्वारा अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन खोजा गया, पावलोव के द्वारा अधिगम का प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत खोजा गया और कोहलर के द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम खोजा गया। तो आपको इनसाइड थ्योरी भी आप इसको कह सकते हो, अंतर्दृष्टि अधिगम या इनसाइड थ्योरी। कौन आंसर रहेगा आपके? कोहलर। कोहलर कौन था साथियों? एक गेस्टाल्टवादी था। तो चौथा विकल्प आपकी 21वें में सही है। कोहलर है, कोपका है, मैक्स वर्दीमर है, ये सभी गेस्टाल्टवादी है। तो नेक्स्ट 22वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न नंबर 22, निम्न में से कौन सा पद क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित नहीं है? अंतर्दृष्टि, पुनर्बलन, स्वतः पुनर्लाभ और विलोपन। तो जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित नहीं है उसका चयन 22वें प्रश्न में कीजिए। कौन सा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर है? साथियों, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत BF स्किनर के द्वारा दिया गया है। इसमें इन्होंने पुनर्बलन के बारे में बताया है, विलोपन के बारे में बताया है, स्वतः पुनर्लाभ के बारे में बताया है, लेकिन अंतर्दृष्टि का कहीं से कहीं तक क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंध नहीं है। तो विकल्प नंबर आपका जो 1 है प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर होगा। साथियों, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। तो देखो 23वें प्रश्न को देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 23, बाल्यावस्था की अवधि में विकास में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन आते हैं, अनियमित और असंबद्ध होता है, धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता है और बहुस्तरीय एवं मिश्रित होता है। तो बाल्यावस्था की अवधि किस समय तक चलती है? 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की अवधि क्या है साथियों? बाल्यावस्था है। इसमें केवल परिमाणात्मक ही नहीं बल्कि इसमें गुणात्मक परिवर्तन भी बालक में आते हैं। अनियमित और असंबद्ध होता है, गलत है। राइट आंसर है आपके धीमी गति से होता है। बाल्यावस्था में विकास की गति धीमी हो जाती है साथियों, और विकास को आप मापन नहीं कर सकते हो। विकास को मापा नहीं जा सकता है। तो तीसरा कथन बिल्कुल सत्य है यहाँ पर प्रश्न नंबर 23 में, बाल्यावस्था की अवधि में विकास से संबंधित। तो चलिए 24वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 23वें में आपके थर्ड विकल्प ही सही है। प्रश्न संख्या 24, निम्न में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? समायोजन, योग्यता, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास और स्वलीनता। तो जो यहाँ पर अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है उसका चयन प्रश्न नंबर 24 में करना है। साथियों, जिस व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है उसमें समायोजन करने की योग्यता होती है। वह दूसरों के साथ, वातावरण के साथ समायोजन स्थापित कर लेता है। उसमें संवेगात्मक परिपक्वता पाई जाती है, वह संवेगात्मक रूप से परिपक्व होता है। आत्मविश्वास उसमें पाया जाता है। ये सारी चीज़ें मानसिक स्वास्थ्य के लक्षणों में आती है, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लक्षणों में। लेकिन स्वलीनता अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लक्षणों में नहीं आती है। तो विकल्प नंबर आपका जो 4 है प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। चलिए 25वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 25। तो साथियों प्रश्न नंबर 25 है, बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें अध्यापक बच्चों को निर्देशित करने के लिए बच्चों को पुरस्कार व दंड का प्रयोग करता है। अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की आवश्यकताओं को पूरा करता है। अध्यापक ज्ञान के लिए केवल पाठ्य पुस्तक का उपयोग करता है और अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है। तो देखो, बाल केंद्रित कक्षा के बारे में आपसे प्रश्न नंबर 25 पूछ रहा है। साथियों, जहां पर पुरस्कार और दंड का प्रयोग हो रहा है वो बाल केंद्रित कक्षा नहीं हो सकती है। लचीला अध्यापक है, प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता को भी पूरा कर रहा है, तो ये विकल्प सही लग रहा है भाई, ये आपका आंसर हो सकता है। तीसरा कह रहा है अध्यापक ज्ञान के लिए केवल पाठ्य पुस्तक का उपयोग करता है, तो गलत है, क्योंकि ज्ञान सिर्फ और सिर्फ पाठ्य पुस्तक से ही नहीं और चीज़ों से भी होता है। साथियों, अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है। तो देखो, सबसे बेस्ट आंसर है अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की आवश्यकताओं को यदि वह पूरा करता है तो वह निश्चित रूप से बाल केंद्रित कक्षा है, क्योंकि वहाँ बालक के विकास को ध्यान में रखा जा रहा है। साथियों,
सेकंड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 25 में सही रहेगा। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 26वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 26, संवेगात्मक बुद्धि शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? फ्रेडरिक एवं किर्क ने, हेनरी एवं पीटर ने, जॉन एवं क्रेनबेक ने और मेयर एवं सेलोवी ने। साथियों, संवेगात्मक बुद्धि का जनक डेनियल गोलमैन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है साथियों? डेनियल गोलमैन को संवेगात्मक बुद्धि का जनक कहा जाता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इमोशनल इंटेलिजेंस, संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित किताब थी, जिसमें इन्होंने संवेगात्मक बुद्धि के बारे में विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। इसलिए डेनियल गोलमैन को संवेगात्मक बुद्धि का जनक कहते हैं। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है सर्वप्रथम प्रयोग करने की, तो संवेगात्मक बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मेयर एवं सेलोवी ने किया था। चौथा विकल्प 26 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 पे आएंगे। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपागम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? अल्बर्ट बंडूरा, B.F. स्किनर, वाइगोत्स्की और जीन पियाजे। तो देखो यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपागम महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे, मतलब ज़्यादा किस पर बल दिया जा रहा है? सांस्कृतिक उपागम पर। तो साथियों, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया था। इसमें ही इन्होंने बताया था कि जो बालकों का संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास होता है वह सांस्कृतिक उपागम की देन है। सांस्कृतिक उपागम उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 27वें प्रश्न में आपके तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट 28वां प्रश्न देख लेते हैं। तो चलिए 28वां प्रश्न देखेंगे। अध्यापक को कक्षा में बहुभाषिता को समझना चाहिए। एक समस्या, एक व्यवस्थागत मुद्रा, एक गुण और साधन और एक रुकावट। तो देखो, एक अध्यापक है, अब उसकी कक्षा में अलग अलग भाषा बोलने वाले बालक है, तो अध्यापक को उस बहुभाषिता को क्या समझना चाहिए साथियों? समस्या या रुकावट नहीं समझना चाहिए, बल्कि एक गुण उसको समझना चाहिए और उस बहुभाषिता को एक साधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए। तो विकल्प नंबर आपका जो 3 है 28 का सही उत्तर है। अब आज का सेकंड लास्ट मतलब 29वां प्रश्न है। कमेंट करके जाइए साथियों, 30 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, और अगर आपको किसी भी प्रश्न के प्रति अपने विचार व्यक्त करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। देखो 29वां और सेकंड लास्ट प्रश्न है। जीन पियाजे के अनुसार बालक कौन सी अवस्था में परिकल्पनाओं को समझने एवं तार्किक वाक्यों के आधार पर विचार करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है? 0 से 2 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 6 से 11 वर्ष और 11 से 15 वर्ष। तो यहाँ पर बालक क्या कर रहा है? परिकल्पनाओं को समझ रहा है, तार्किक वाक्यों के आधार पर विचार कर रहा है। साथियों, ये चीज़ें 0 से 2 वर्ष में नहीं होती है, ना ही 2 से 6 में, ना ही 6 से 11 में, बल्कि जब बालक 11 से 15 वर्ष का हो जाता है तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। उसमें वो अमूर्त चिंतन करने लग जाता है, तार्किक चिंतन करने लग जाता है, परिकल्पनाओं को समझना और उसका निर्माण करने लग जाता है। तो फोर्थ विकल्प आपके 29वें प्रश्न में सही है। आज का 30वां और अंतिम प्रश्न। इसके पहले के 61 टेस्ट आपको यहाँ पर एंड स्क्रीन में दिख जाएंगे। यहाँ से टच करते हो इस एंड स्क्रीन पे प्लेलिस्ट में, तो सारे के सारे टेस्ट आप अटेंड कर सकते हो साथियों। 29वां के बाद में आज का अंतिम और 30वां प्रश्न। पठन वैकल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता का विश्लेषण करके, उनकी जटिल व उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन करके, उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर और पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा। तो पठन वैकल्य, जिसको डिसलेक्सिया भी कहा जाता है, डिसलेक्सिया का संबंध शारीरिक स्वास्थ्य से नहीं होता है, ना ही सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से होता है साथियों, बल्कि पठन वैकल्य मतलब डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित दिक्कत होती है। तो बालक में पढ़ने और लिखने की कौशलता का यदि आप विश्लेषण करोगे तो आराम से पठन वैकल्य की जानकारी आप पा सकते हो कि कौन सा बालक पठन वैकल्य से ग्रस्त है। विकल्प 1 आपके 30वें प्रश्न में सही है साथियों। यह आपके साइकोलॉजी का 62वां टेस्ट कंप्लीट है। अभी आपके 38 टेस्ट और आना बाकी है साइकोलॉजी के। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।